हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि शाम 6 बजे की बस से प्रिया कॉलेज के एलुमनाई मीट के लिए रवाना हुई। मन में उम्मीद लिए कि आकाश से मुलाकात होगी, जिसका उसे इंतजार था। यादों के झरोखों से झांकते हुए बस की खिड़की से बाहर देखने लगी। पास की चीजें तेजी से पीछे छूटी जा रही थी। पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी की रफ्तार में भी तो यही होता है। इसी बीच श्वेता का कॉल आया। रानी, अली, विकास सब आ गए हैं। गेस्ट हाउस में आ जाना, वहीं अपना अरेंजमेंट है। गेस्ट हाउस में पहुंचकर सबको देखकर फिर से कॉलेज की यादें ताज़ा हो गई थी। सब बहुत खुश थे एक दूसरे को देखकर। कुछ भी नहीं बदला था सब में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। सब में वही शरारतीपन, वही बेबाक निश्चल हंसी, पर जीवन के थपेड़ों का असर सबके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। दरअसल जिंदगी जब किताबों से निकलकर असलियत में आती है और सपनों का जब असलियत से जब सामना होता है, तो दोनों में सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल होता है। पर दोस्तों को देखकर सबके चेहरे पुलकित हो उठे थे। खाना खाकर सब ने अपने अपने अनुभव साझा किए, पुरानी यादें ताज़ा की। सारी रात तो जैसे बातों में ही निकल गई। आकाश की तरफ से कोई सूचना न होने की वजह से सब चिंतित थे। सबने मिलकर डिसाइड किया कि सुबह कॉलेज की एलुमनाई ऑफिस, जहां से सबको कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा गया था, जाकर आकाश के आने की कन्फर्मेशन के बारे में पूछा जाए, क्योंकि आमंत्रित लोगों को अपने आने की कन्फर्मेशन भी भेजनी थी। वहां जाकर पता लगा कि आकाश के आने का कन्फर्मेशन है। मैं मन ही मन में खुश हो गई। उम्मीद फिर से नए सपने दिखाने लगी। सिल्वर जुबली उत्सव और एलुमनाई मीट का ये कार्यक्रम 2 दिवसीय था। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद सबको ऑडिटोरियम में मेधावी छात्रों और फैकल्टी सम्मान समारोह के लिए एकत्रित होना था। फिर लंच और शाम को कल्चरल प्रोग्राम था। मेरा इंतजार लंच तक भी इंतजार ही रहा। हम लोग उम्मीद कर रहे थे शायद आकाश शाम तक पहुंच जाएगा। शाम के कल्चरल प्रोग्राम का समय 6 बजे का था। हम लोग जब पहुंचे तो लगभग हॉल भर चुका था। सबको एक साथ जगह नहीं मिली। मुझे बीच की लाइन में और श्वेता, अली, विकास को पीछे कहीं अलग अलग जगह मिली। मेरी नज़रें हॉल में घूम रही थी। प्रोग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा पूरा ध्यान आकाश को ढूंढने में था। मेरी नज़रें लगातार बेकरारी से उसे पूरे हॉल में ढूंढ रही थी, पर उसका कहीं अता पता नहीं था। अचानक मैंने उसे हमारी अपोजिट वाली लाइन में कोने वाली सीट, जो अभी तक खाली थी, उस पर बैठे हुए देखा। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराया और हाथ हिलाया। मैंने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया। मैं बहुत उत्साहित सी हो गई थी, पर हॉल में बात हो नहीं सकती थी। आकाश ने बाहर चलने का इशारा किया और उठकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मैं भी बाहर निकल आई। हॉल के बाहर कॉरिडोर में वो खड़ा था। उसे देखकर मैं अपने पर काबू नहीं रख पाई। कहाँ थे तुम? कोई खैर खबर नहीं, कोई अता पता नहीं। इंतजार करते करते आंखें थक गई। कहते कहते मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। ओह, इतने सवाल एक साथ, और फिर वही आंसुओं का सैलाब। कहकर आकाश हंसने लगा। तुम्हारी बड़ी हंसी निकल रही है, यहाँ मेरी जान निकल रही है। मैं रोती हुई बोली, इंतजार क्यों? वैसे क्यों कर रही थी मेरा इंतजार? और ये सारे सवाल तो लॉजिकली मुझे पूछने चाहिए थे तुमसे। ये सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। उस दिन के लिए आई एम सॉरी। मैं कमजोर पड़ गई थी। माँ बाबूजी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कहते कहते मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अपने चिर परिचित केयरलेस और इजी गोइंग अंदाज में हंसते हुए वो बोला, मुझे मालूम है, मैं समझ सकता हूँ क्या मजबूरी रही होगी तुम्हारी, और तुमने जो किया सही किया। मैं हैरान थी उसके इस इजी गोइंग अप्रोच पर। मैं तो उसका गुस्सा अपेक्षित कर रही थी। तुम्हारे पिताजी के बारे में सुनकर हम लोगों ने तुमसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम लोगों की एक चिट्ठी मुझे मिली थी, पर जवाब नहीं दे पाया। घटनाएं इतनी जल्दी हुई, एक चीज समझ पाता उससे पहले ही दूसरा कुछ हो जाता था। संभलने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारा नहीं आना, फिर पिताजी का यूं चले जाना, माँ को संभालना, फिर कैरियर, एग्जाम्स, जॉब, जमीन जायदाद के झगड़े, सब कुछ एक के बाद एक। चलो छोड़ो, कहकर वो खामोश सा हो गया। अच्छा और बताओ, इन 2 सालों में कैसी रही जिंदगी? शादी हो गई तुम्हारी? मैंने पूछा। तुम्हारी हो गई? उसने पलट कर हंसते हुए पूछा।
पहले मैंने पूछा है, इसलिए पहले तुम बताओ। मैं भी जिद पर अड़ी रही। बातें करते करते हम ऑडिटोरियम के सीढ़ियों पर जा बैठे। उसने आदतानुसार सिगरेट सुलगा ली। मैंने पूछा, अभी तक छोड़ी नहीं तुमने? अरे कुछ आदतें कहाँ छूटती हैं। और हंस के मेरी आंखों में देखने लगा। मैं शर्मा सी गई। उसने बोलना शुरू किया। पिताजी के जाने का माँ को बहुत आघात लगा। वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर हो गई थी। उनकी देखभाल की चिंता मुझे हर वक्त रहती थी और ये सारी भागदौड़ की वजह से मैं हर वक्त उनके पास नहीं रह सकता था। माँ की भी जिद थी और वक्त की ज़रूरत भी, सो मैंने शादी कर ली। कौन है वो खुशकिस्मत? मैंने अपनी मन में आई सारी भावनाओं को छुपाते हुए पूछा। उसने सिगरेट का गुल झड़काते हुए बोला, पिताजी के एक आर्मी के दोस्त हैं जो जंग में शहीद हो गए थे और 2 साल पहले उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। उनके एक ही लड़की थी। कोई करीबी रिश्तेदार न होने की वजह से उनकी इकलौती लड़की की देखभाल माँ पिताजी ने ही की थी। पिताजी की भी इच्छा थी कि मेरी शादी उससे हो जाए, सो मेरी शादी उससे हो गई। मैं थोड़ी सी मायूस सी होकर चुप हो गई। माहौल में थोड़ी देर सन्नाटा सा छा गया। अपनी मायूसी को समेटते हुए मैंने टॉपिक बदला। ओके, जॉब कहाँ लगी है तुम्हारी? हमारे ही गांव के पास जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ एक बहुत बड़ा फैशन हाउस है, उसमें काम करता हूँ, वो बोला। कुछ रुक कर वो बोला, जीवन अपनी गति से चल रहा था, पर पिछले साल बेटी हुई। उसको जन्म देते वक्त मेरी पत्नी नहीं रही। तब से जीवन बस मेरी बेटी काजल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। मैं भी थोड़ा गमगीन हो चली थी। मैंने दुखी होकर कहा, भगवान भी कैसे कैसे इम्तिहान लेता है। फिर काजल को कौन रखता है? मैंने पूछा। माँ देखभाल करती है और ऑफिस से आने के बाद उसने टॉपिक बदलते हुए पूछा, अच्छा तुम बताओ अपने बारे में, शादी कर ली? नहीं, कहकर मैं चुप हो गई। कुछ देर के लिए माहौल में एक सन्नाटा सा छा गया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्यों? यूं ही। मेरा जवाब न तो उसे संतुष्ट कर पाया था न ही मुझे, पर यहाँ और कहा भी क्या जा सकता था। तुम्हें मेरा इंतजार था या कहीं कोई पश्चाताप? कहकर वो हंसने लगा। बात तो उसकी सही थी, दोनों ही बातें थीं। माहौल थोड़ा भारी होते देख उसने बोलना शुरू किया। देखो प्रिया, इस संसार में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। हम लोग सिर्फ एक कलाकार की भांति अपने अपने किरदार को जैसी जैसी सिचुएशन मिलती है वैसे वैसे निभाते जाते हैं। क्या मिला क्या खोया उस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। इंसान की एक फितरत है, कुछ मिल जाए तो खुश होकर किस्मत समझ लेता है और खो दे तो बदकिस्मती। पर जो मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं मिलने का गम जो मिला है उसकी खुशी को कम कर देता है। कहकर वो मेरी ओर देखने लगा। मेरे को ये फिलोसफिकल बातें कम ही समझ आती हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? उसकी बात को समझने के लिए मेरा उतावलापन बढ़ रहा था। देखो प्रिया, जीवन की किताब का पन्ना अब पलट चुका है और अब हम अपने अपने नए रोल में हैं और तुम्हें भी एक अच्छा लड़का देखकर सेटल हो जाना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, वो मुझे समझाते हुए बोला। मैंने पूछा, तुम अपने इस नए रोल में खुश हो? कोई शिकायत नहीं किस्मत से या जिंदगी से? उसने फिर से फिलोसफिकल अंदाज में जवाब दिया। नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, और हो भी क्यों। जैसा मैंने पहले कहा, रोल नया है, जीवन का उद्देश्य अब बदल गया है। प्यारी सी बिटिया है काजल, अब वही मेरी दुनिया है। पर कहते कहते वो रुक सा गया। मैंने पूछा, पर क्या? मेरी ओर देखकर बोला, पर बस एक डर है जो हमेशा सताता है। डर? कैसा? किसका डर? मैंने हैरानी से पूछा। कहीं मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? उसका तो कोई नहीं है इस दुनिया में। माँ की भी तो अब उम्र हो चली है। कहते कहते वो संजीदा सा हो गया। उसके इस डर को लेकर पहली बार उसको भयभीत और मायूस देख रही थी। उसे इस तरह देखकर मैं अंदर तक हिल गई। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। नहीं प्रिया, जीवन में बहुत कुछ खोया है तो एक डर सा बैठ गया है। मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ कि तुमसे एक वादा ले सकूं। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक सी गई। वादा? मेरे से? कैसा वादा? मेरे मन में हर्ष, दुख और घबराहट की भावनाएं उमड़ने घुमड़ने लगी। क्या ये वादा वही तो नहीं जिसका मुझे इंतजार है और जो मैं सुनना चाहती हूँ? मेरी भावनाओं को काबू करते हुए मैंने बोला,
बताओ कैसा वादा? तुम मुझसे वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम काजल का पूरा ध्यान रखोगी। आकाश ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसके इस डर को देखकर मैं भी डर सी गई। वो शख्स जो दूसरों को हिम्मत देता रहा, खास तौर पर मुझे। उसको गमगीन और चिंतित देखकर मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, फिर भी अगर कुछ हो गया तो वादा करो। वो अपनी बात पर अडिग था। उसका मेरे पर विश्वास करना मुझे भला सा लग रहा था। मैंने उसे आश्वस्त करने के लिए कहा, अच्छा बाबा, मैं वादा करती हूँ मैं काजल का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। अब तो खुश, पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा जवाब सुनकर उसका चेहरा दमकने लगा था। इतना तेज उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखा था। एक दिव्य आभा से ओतप्रोत। थैंक यू प्रिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता दिख रही थी। मैंने डरते डरते पूछा, पर तुमने मुझे उस दिन के लिए तो माफ़ कर दिया ना? माफ़ तो मैं जब करता जब तुमने कोई गलती की होती, इसलिए मन पर कोई बोझ मत रखना, पर मेरा वादा याद रखना। उसने फिर वही बात दोहराई। क्या हो गया तुम्हें? मैं पूछ बैठी। उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा और बोला, कुछ नहीं। हॉल से राष्ट्रगान होने की घोषणा हुई। प्रोग्राम खत्म होने को था। चलो अंदर चलते हैं, फिर डिनर पर मिलेंगे। वो दरवाजे की तरफ चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कहकर अंदर जाने के बाद राष्ट्रगान जैसे ही खत्म हुआ, अचानक आई भीड़ में हम लोग गुम से हो गए। बड़ी मुश्किल से श्वेता मिली। डिनर पर आकाश को बहुत ढूंढा पर वो नहीं दिखा। मायूस होकर हम रूम पर आ गए। श्वेता को मैंने सारी बात बताई। वो भी सारी बातें सुनकर दुखी हो गई और उसके इस तरह वादा लेने की बात पर असमंजस में पड़ गई। हम सुबह उसे मिलने की उम्मीद में सोने चले गए, पर नींद कहाँ आनी थी। सारी रात करवटें बदलती रही और आकाश के अनजाने डर और मुझसे वादा लेने के बारे में सोचते सोचते सुबह जाकर आंख लगी। सुबह श्वेता की आवाज़ से मेरी नींद खुली। प्रिया प्रिया उठो। आंखें खोलकर मैंने पूछा, क्या हुआ? उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो सन्न थी। आवाज़ नहीं निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से बोली, वो आकाश। कहकर वो रुक गई। जल्दी बोलो, आकाश का क्या? तुम मिली थी उसको कल? हाँ हाँ मिली थी ना। तो अली और विकास खबर लाए हैं कि? क्या खबर लाए हैं? मैं बेसब्र हो चुकी थी। श्वेता की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कह रहे हैं कि आकाश का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मैं चिल्ला पड़ी। कब, कहाँ, कैसे? मेरी आवाज़ सुनकर अली विकास भी रूम में आ गए। विकास ने कहा, कल शाम को 6 बजे उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया। बस का? कहाँ जा रहा था वो तो यहीं था। मैं सवाल पे सवाल कर रही थी। आर यू श्योर? खबर सही है? मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। हाँ, अली और विकास एक साथ बोले। न्यूज़पेपर में भी आया है। 1 मिनट रुको, पर मैं तो उससे कल मिली थी। शाम को 6 बजे के बाद ही तो मिली थी। कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मरने वालों की लिस्ट जो पेपर में आई है उसमें उसका नाम है। विकास ने धीरे से बोला। तो क्या पूरी दुनिया में एक ही आकाश थोड़े ही है? मैं अपने पर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी। पता करो यार, मेरी आंखें भर आई थी। घबराहट और एंजाइटी के मारे मेरा शायद बीपी हाई होने लगा था। श्वेता ने कहा, प्रिया अपने पर कंट्रोल रखो। हम चल कर मालूम करते हैं। सबसे पहले हम सुब्रमण्यम सर के पास गए। उन्होंने कहा, हाँ ये सही है। आकाश की जेब से मिले ड्राइविंग लाइसेंस और कॉलेज प्रोग्राम के इनविटेशन से उसकी पहचान हुई है। क्योंकि उसके घर पर किसी तरह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए पुलिस ने कॉलेज अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 4 देखें।